जब हम किसी देश की सेहत की बात करते हैं तो अक्सर क्या ख्याल आता है? शायद उसकी सेना या राजनीति, है ना? पर किसी भी देश की असली सेहत, उसकी आर्थिक सेहत कैसे मापी जाती है? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे राष्ट्रीय आय के जरिए, जो असल में किसी भी इकोनॉमी का एक सालाना रिपोर्ट कार्ड होता है। अब सोचिए जरा, ये एक पहेली की तरह है, नहीं? अरबों लोग, करोड़ों लेन देन, इन सबको मिलाकर देश की आर्थिक सेहत का बस एक नंबर कैसे बनता है? ये सवाल सुनने में जितना बड़ा लगता है, इसका जवाब उतने ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स में छुपा है। तो चलिए इस रिपोर्ट कार्ड का पहला और सबसे जरूरी पन्ना खोलते हैं। यहां सबसे पहले हमें मिलता है जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये शब्द तो खबरों में जरूर सुना होगा, अक्सर हेडलाइंस में रहता है। तो आखिर ये जीडीपी है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एक साल के अंदर किसी देश की सीमाओं के भीतर बनी हर चीज, मतलब एक कार से लेकर एक कप चाय तक, और दी गई हर सर्विस, जैसे डॉक्टर की सलाह या सॉफ्टवेयर कोड, इन सब का टोटल मार्केट वैल्यू है। ये बस एक आंकड़ा है जो बताता है कि देश में कुल कितना प्रोडक्शन हुआ। अच्छा, अब ये स्लाइड देखिए। पहली नज़र में शायद थोड़ी मुश्किल लगे, पर ये कमाल की कहानी बताती है। जरा बाईं ओर देखिए, 1950-51 का ये पाई चार्ट दिखाता है कि तब भारत की इकोनॉमी में 55% हिस्सा खेती किसानी यानी प्राइमरी सेक्टर का था। अब दाईं ओर 2023-24 के चार्ट पर आइए, देखिए कितना बदल गया है सब कुछ। अब 54.7% हिस्सा सर्विस सेक्टर यानी टर्शरी सेक्टर का है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये 70 सालों में भारत के कृषि प्रधान देश से सर्विस आधारित इकोनॉमी बनने का पूरा सफर दिखाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इकोनॉमिस्ट इतने बड़े नंबर तक पहुंचते कैसे हैं? क्या वो सच में हर एक कप चाय और हर एक काल को गिनते हैं? खैर, एक तरह से हाँ, लेकिन इसे मापने के 3 अलग-अलग नजरिए हैं, और कमाल की बात यह है कि तीनों से जवाब एक ही आता है। तो इसे गिनने के 3 मुख्य रास्ते हैं: प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इसको ऐसे सोच सकते हैं कि एक ही आर्थिक गतिविधि को 3 अलग-अलग एंगल से देखा जा रहा है। चलिए इसको और भी आसान बनाते हैं। पहला, प्रोडक्ट मेथड ये देखता है कि देश में कुल कितने का सामान और सर्विसेज बनी। दूसरा, इनकम मेथड ये जोड़ता है कि उन चीजों को बनाने से लोगों ने कुल कितनी कमाई की, जैसे सैलरी, मुनाफा, किराया और ब्याज। और तीसरा, एक्सपेंडिचर मेथड ये देखता है कि लोगों ने, कंपनियों ने और सरकार ने मिलकर कुल कितना खर्च किया, और थियरी में इन तीनों का जोड़ एकदम बराबर होना चाहिए। लेकिन यहां एक छोटा सा पेच है। मान लीजिए एक साल में ब्रेड की कीमत डबल हो गई, तो क्या इसका मतलब है कि इकोनॉमी भी डबल हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर एंट्री होती है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई की, जो जीडीपी के आंकड़ों को काफी भ्रामक बना सकती है। इसे समझने के लिए हमें नॉमिनल और रियल जीडीपी का फर्क जानना होगा। नॉमिनल जीडीपी करंट मार्केट प्राइस पर ग्रोथ दिखाता है, मतलब इसमें महंगाई भी जुड़ी होती है। वहीं रियल जीडीपी कीमतों को एक बेस ईयर पर फिक्स कर देता है। इससे हमें पता चलता है कि असल में प्रोडक्शन बढ़ा है या सिर्फ कीमतें बढ़ गई हैं। इसीलिए अगली बार जब कोई कहे कि इकोनॉमी 10% बढ़ी है, तो यह सवाल पूछना बनता है, ये नॉमिनल है या रियल? क्योंकि असली तरक्की तो रियल जीडीपी ही बताता है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि जब भी इकोनॉमिस्ट्स सच्ची आर्थिक ग्रोथ की बात करते हैं तो वो रियल जीडीपी को ही देखते हैं। भारत में अभी इसकी गिनती के लिए 2011-12 की कीमतों को बेस माना जाता है। ठीक है, तो जीडीपी तो हो गई पूरे देश की कहानी, लेकिन एक आम घर या परिवार की आर्थिक हालत से इसका क्या लेना देना है? चलिए अब इस बड़े से कॉन्सेप्ट को थोड़ा पर्सनल लेवल पे लाते हैं। देखिए, यहां पर नेशनल इनकम और पर्सनल इनकम का फर्क समझना बहुत जरूरी है। नेशनल इनकम देश की कुल कमाई है, पर वो सारा का सारा पैसा लोगों की जेब में नहीं आता। पर्सनल इनकम में सरकार से मिलने वाली पेंशन जैसी चीजें शामिल होती हैं, लेकिन कंपनियों के दिए हुए टैक्स नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो पैसा है जो असल में घरों तक पहुंचता है। और इसमें से भी जब हम इनकम टैक्स जैसे डायरेक्ट टैक्स हटा देते हैं तो जो बचता है उसे कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। असल में यही वो पैसा है जिसे कोई भी खर्च कर सकता है या बचा सकता है। इसी पैसे से तय होता है कि एक परिवार अपनी जरूरतें कितनी पूरी कर सकता है। यही किसी की असली परचेजिंग पावर या खरीदने की ताकत है। तो हमने देखा कि जीडीपी नॉर्मल टाइम में इकोनॉमी को कैसे मापता है, लेकिन जब कोई संकट आता है, जैसे कोई मंदी, तब ये इंडिकेटर्स और भी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं।
ये हमें बताते हैं कि इकोनॉमी उस संकट से उभर कैसे रही है, मतलब रिकवरी कैसी है। सबसे पहले आती है वी शेप्ड रिकवरी। ग्राफ में ये अंग्रेजी के अक्षर वी जैसा दिखता है, मतलब इकोनॉमी तेजी से नीचे गिरी और फिर उतनी ही तेजी से वापस ऊपर उठ गई। ये सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है क्योंकि इसका मतलब है कि मंदी का असर ज्यादा लंबा नहीं चला। इसके बिल्कुल उलट है एल शेप्ड रिकवरी। ग्राफ में देखिए, इकोनॉमी नीचे गिरती है और फिर लंबे समय तक नीचे ही पड़ी रहती है, जैसे अंग्रेजी का अक्षर एल। ये सबसे बुरी हालत है क्योंकि ये सालों तक चलने वाले आर्थिक दर्द और ठहराव का संकेत है। और फिर एक और रिकवरी है, के शेप्ड रिकवरी। ये बहुत ही दिलचस्प है। ग्राफ में ये के अक्षर की तरह है, जिसकी एक लाइन ऊपर जा रही है और दूसरी नीचे। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी के कुछ हिस्से जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर तेजी से ऊपर जाते हैं, जबकि दूसरे हिस्से जैसे छोटे बिजनेस या होटल रेस्टोरेंट्स नीचे ही जाते रहते हैं। ये एक बहुत ही असमान रिकवरी है। ये के शेप्ड रिकवरी असल में समाज में बढ़ती आर्थिक असमानता को दिखाती है। एक तरह से ये बताती है कि कैसे एक ही आर्थिक संकट में कुछ लोग और अमीर होते चले जाते हैं, जबकि बाकी लोग और ज्यादा मुश्किल में फंस जाते हैं। और यही बात हमें वापस हमारे शुरुआती सवाल पर ले आती है। अगर देश का रिपोर्ट कार्ड यानी जीडीपी तो शानदार दिख रहा है, लेकिन लोगों के घरों तक पहुंचने वाला पैसा नहीं बढ़ रहा, तो क्या हम सच में कह सकते हैं कि इकोनॉमी हेल्दी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।